Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all again in IIT Jam Academy channel. So this is Rupesh from Ajir Pune and जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम लोग अभी JNU का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. सो आफ्टर स्टेट मैक ऑफ IIT Jam प्रीवियस ईयर क्वेश्चन we are doing some important questions asked in JNU exams. सो 2019 का JNU का जो पेपर था उसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चन, और आज फिर से हम लोग JNU का 2019 का जो पेपर है फिजिक्स का MSc फिजिक्स एंट्रांस का उसका पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आज कितना सॉल्व कर पाते हैं. अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो वो लेक्चर थर्ड में JNU का कवर हो जाएगा. ठीक है, जैसे 2019 का JNU का पेपर सॉल्व करके कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव टू 2018 एंड देन 17 एंड 16. ठीक है, तो ये 4 साल के JNU के पेपर हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लग सके. और मुझे इससे पता चला कि JNU का जो एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में नहीं है, वो बल्कि 6 अक्टूबर को है ना. 6 अक्टूबर को एग्जाम है, यह है 6 अक्टूबर 2020. क्लियर है. सो एग्जाम तकरीबन अब 8-6 यानी कि 14 डेज लेफ्ट है आपके पास, यानी कि और 14 डेज आपके पास बचे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एग्जाम को अंतिम रूप देने के लिए. तो जिन लोग का भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है JNU का अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप हमारे साथ जुड़े और तैयारी को अपना मजबूत बनाएं. प्रीवियस ईयर का पेपर लास्ट के 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हमारा सारा लेक्चर पैरेलली देखते जाएं और समझते जाएं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके रिपीट होने की चांस भी इधर होती है. तो आप अच्छे से देखें, बिल्कुल है ना, पेपर इजी होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें सो दैट मोटिवेशन लेवल मेरा बना रहे और हम आपके लिए और काम करें. आप किसी और भी टॉपिक पे IIT जैम जस्ट FR पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट पे अपनी राय भी दे सकते हैं एंड ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम. सो आइए समय वेस्ट न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन हिंट पे बताऊंगा फिर उसका आंसर बताऊंगा. ठीक है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा. क्वेश्चन 11 है कंसीडर ए 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा. है ना, 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा है. क्लियर है, ये चीज आपको दे रखा है. 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. पूछा है हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आर देयर विद एनर्जी 11 h कट ओमेगा. मतलब 11 h कट ओमेगा ये एनर्जी कितने लेवल के पास है ना. हाउ मेनी लेवल, हाउ मेनी लेवल, या इसी को डिजेनरेसी बोलते हैं, डिजेनरेसी. ठीक है, समझ पा रहे हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ऐसे कितने एनर्जी लेवल होंगे जिनका एनर्जी जो है 11 h कट ओमेगा ही होगा, यानी इन सबका एनर्जी कितना होगा 11 h कट ओमेगा होगा. यानी कि एक से ज्यादा स्टेट का एनर्जी, एक से ज्यादा स्टेट का अगर एनर्जी सेम हो तो उनको डिजेनरेट स्टेट कहते हैं. और जितने नंबर ऑफ स्टेट के पास सेम एनर्जी होगा, मान लीजिए अभी 11 h कट ओमेगा जो एनर्जी है वो अगर 5 स्टेट के पास होगा तो उन 5 स्टेट को डिजेनरेट स्टेट कहेंगे, और ये जो नंबर 5 है उसको डिजेनरेसी कहेंगे कि 11 h कट एनर्जी जो है इसका डिजेनरेसी कितना है, इस लेवल का 5 है, यानी कि 5 स्टेट के पास सेम एनर्जी है. तो आशा करता हूँ आपको डिजेनरेसी वर्ड का मतलब समझ में आया होगा. तो बेसिकली डिजेनरेसी भी पूछ रहे हैं एग्जाम में, अगर डिजेनरेसी भी पूछता है कि 11 h कट ओमेगा एनर्जी का डिजेनरेसी क्या है तो उसका भी आंसर यही होता. और अगर ये भी पूछ रहा है कि कितने ऐसे लेवल है जो 11 h कट ओमेगा एनर्जी रख रहे हैं तो भी आंसर सेम होगा. तो ये सबसे पहले 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं. सॉल्यूशन देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन था. सॉल्यूशन क्या होगा, एनर्जी जो होता है इन 2D है ना, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 2D SHO. 2D SHO क्या होता है फॉर्मूला, NX प्लस NY प्लस 1 h कट ओमेगा. दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, आपको 1D का मालूम है, 1D का हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला आपको ये मालूम होगा n+1/2 h कट ओमेगा है ना.
ये दरअसल NX है, X कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। यहीं पे अगर हम लोग और प्लस कर दें NY प्लस 1/2 H कट ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2D का एनर्जी बन जाएगा। आप देखिए यहाँ से NX और NY को एक साथ रख दीजिए, NX प्लस NY को, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये H कट ओमेगा कॉमन आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2D का एनर्जी हम कैसे लिख रहे हैं। आपको अगर 1D का एनर्जी आता है तो आप उससे 2D का लिख सकते हैं, बल्कि आप 3D का भी लिख सकते हैं। 3D में क्या करेंगे दोस्तों, 3D में आप क्या करेंगे, यहाँ पे और प्लस करेंगे NZ प्लस 1/2 H कट ओमेगा, ठीक है। तो NZ यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस NZ और 1/2 और ये 1/2, तो इस बार 1 नहीं, ये कितना बन जाएगा 3/2 और H कट ओमेगा कॉमन आ जाएगा। तो अगर 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूछे तो आपको अप्रोच कैसे करना है समझ में आ रहा है, क्लियर है। 1D भी पूछ सकता है, 3D भी पूछा है, इस बार 2D है, लेकिन 19 में पूछा था 2D। आपके लिए 2020 में 2D या 3D पे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो फिलहाल अभी जो हमारा केस है वो 2D का है, हमने कैसे लिखा है आपको पता चल गया। NX NY का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए। NX का वैल्यू जो है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। NZ का NY का वैल्यू भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर NZ 3D का केस में NZ आता तो उसका भी वैल्यू ऐसे ही होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है। फिलहाल आपके पास NZ नहीं है, लेकिन रहता तो ये ले लेना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, सो दैट एनर्जी कितना आ जाना चाहिए 11 H कट ओमेगा। तो चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं, और जो गिवन एनर्जी उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, हमेशा आपको इसी तरह सॉल्व करना है। एनर्जी कितना दिया हुआ है 11 H कट ओमेगा। 2D में फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, NX प्लस NY प्लस 1 H कट ओमेगा। सो यहाँ से देखिए H कट ओमेगा कट गया, क्या आया दोस्तों 11 इज इक्वल टू NX प्लस NY प्लस 1। सो देखिए यहाँ से 11 माइनस 1 इज इक्वल टू NX प्लस NY, तो ये क्या आ गया 10 इज इक्वल टू NX प्लस NY, क्लियर है। यानी कि NX प्लस NY का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 आना चाहिए। वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ NX और NY को ढूंढना है जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए, ठीक है। देखना है वो कॉम्बिनेशन कितना है, इसको आपको ढूंढना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि NX का वैल्यू 0 ले ले और NY का वैल्यू 10 ले ले। दूसरा हो सकता है जस्ट इसका अपोजिट कि NX का वैल्यू 10 ले ले और NY का वैल्यू 0 ले ले। ये फर्स्ट वाला NX है दोस्तों, और सेकंड वाला NY है, क्लियर है। देखिए NX प्लस NY 0 प्लस 10 10 10 प्लस 0 10, ठीक है। तो 10 आ रहा है जोड़ के NX प्लस NY, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि 1 ले ले NX का वैल्यू और ये 9 ले ले। फिर एक हो सकता है कि 9 ले ले और 1 ले ले। फिर क्या हो सकता है कि 2 ले ले 8 ले ले, फिर उसका रिवर्स यानी कि 8 और 2। फिर हो सकता है 3 ले ले 7 ले ले, और एक हो सकता है 7 3 जस्ट इसका उल्टा। फिर हो सकता है 4 6 और इसका उल्टा 6 4। फिर ये भी हो सकता है कि 5 ले ले 5 ले ले, इसका उल्टा भी तो वही होगा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 5 फिर इसका उल्टा 5 5 नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जैसे 6 और 4 लेने की कोशिश करेंगे, तो देखिए हम इसका रिवर्स ले चुके हैं। जब 4 6 लिए थे तभी हम रिवर्स 6 4 ले चुके हैं, तो अब आगे और नहीं जाएंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। तो इतना ही टोटल पॉसिबल है, समझ पा रहे हैं। इतना ही NX NY का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसको जोड़ने से क्या आ रहा है 10 आ रहा है। मतलब NX NY का वैसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढना था जिसको जोड़ने पे 10 आ जाता। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इतना ही सिर्फ हो सकता है। यानी कि जितने नंबर होंगे वही आपका डिजेनरेसी होगा, और उन्हीं के पास एनर्जी होगा 11 H कट ओमेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, क्लियर है। ये ऐसा ट्रिक मत लगा लेना कि 11 H कट ओमेगा एनर्जी है इसलिए डिजेनरेसी 11 है, ठीक है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था दोस्तों। 3D का केस रहता है तो NX एनर्जी आइगन वैल्यू NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 1/2 1/2 1/2 कितना होता है 3/2 H कट ओमेगा, ठीक है। फिर से ऐसे ही प्रोसीड कंपेयर कर लेते हैं, और जो भी कॉम्बिनेशन आता, जो भी कंडीशन आता, उस कंडीशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं आप NX NY NZ तीनों का वैल्यू लेके, क्लियर है। अगर 1D का केस होता तो सिर्फ NX प्लस 1/2 और H कट ओमेगा, क्लियर है। 1D 2D 3D ये आप बिल्कुल मन में बिठा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे और एक कंडीशन होता है आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर उसके देखिए 2 कंडीशन उसका मतलब नाम दिया जाता है। नो आई एम नॉट आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, कुछ और है वो बताते हैं आपको दोस्तों।
एक हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह से डिफाइन होता है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल जो है ये स्पेशल है ना, इसको याद रखिएगा, इसको खूब सवाल आता है, जिसका Vx होता है 1/2m x स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये कब होता है? जब अदरवाइज, है ना, अदरवाइज। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। ये अगर इक्वल का साइन होता, ठीक है ना, तो कुछ और खेल कुछ और हो जाता है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे, कभी भी अगर पोटेंशियल डिफाइन है किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और यहाँ पे अगर इक्वल का साइन दिया हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल या लेस देन एंड इक्वल, तब आप समझ जाओ कि उस केस में जो एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होगा वो होगा जो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे, यानी कि nx प्लस ny प्लस 1/2 एंड सो ऑन। और वहां पे nx ny nz का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है ना, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन का केस हो, सिर्फ क्या हो? ग्रेटर देन का केस हो, तो इसको ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। और इस केस में जो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है दोस्तों 1D में होता है ये nx प्लस 1/2 h कट ओमेगा। सेम फॉर्मूला है 1D में ऐसे होगा, 2D में ये nx प्लस ny प्लस 1। फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल दिया हुआ है और सिर्फ ग्रेटर देन का केस है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में जो nx ny nz का वैल्यू होगा, है ना, nx ny और जो nz का वैल्यू होगा, ये इस बार सिर्फ ऑड वैल्यू होगा। क्या होगा? ऑड वैल्यू होगा। यानी कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। समझ पा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जो होता है दोस्तों, नॉर्मल जो अगर इक्वल का भी वहां पे साइन होता, अगर आपका पोटेंशियल कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, ये दो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। अगर पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये 0 अदरवाइज, है ना, तो ये जो साइन है इससे पता चल गया कि ये नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना। नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या हो गया दोस्तों? ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लियर है। तो इस केस में फॉर्मूला फिर से सेम होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू 1D, एनर्जी आइगन वैल्यू 2D, एनर्जी आइगन वैल्यू 3D। फॉर्मूला सेम होगा दोस्तों, nx प्लस 1/2 nx प्लस ny प्लस 1 h कट ओमेगा एंड दिस इज nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। बट इस बार जो nx ny और nz का अलाउड वैल्यू होगा वो सब कुछ हो सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस केस में नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें यहाँ साइन देखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल दोनों का साइन रहे, इक्वल का साइन अवेलेबल रहे, उसमें जो nx और ny nz का वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन दोनों। लेकिन ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहे, इक्वल का साइन ना रहे, उसमें nx ny nz का वैल्यू क्या आप ले सकते हैं? सिर्फ ऑड वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ ऑड वैल्यू अवेलेबल है। 1 3 5 7, 1 के बाद सीधा 3 है, 3 के बाद 5 नेक्स्ट स्टेट है। अगर वो उसमें ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड के लिए n का वैल्यू 5 हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल ऑसिलेटर के केस में ग्राउंड स्टेट n का वैल्यू 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू 1, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू 2 एंड सो ऑन, क्लियर। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है, तो इस कंसेप्ट को लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए और एकदम तैयार रहिए, इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। इस पे खूब सारा जीएसटी एफआर पे भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर ए हाइड्रोजन एटम द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल इज गिवन बाय डेल्टा n इक्वल टू n प्लस 1 माइनस n where n is the quantum number which of the following statement is true. Okay, so
हाइड्रोजन एटम का केस है और इसमें इन्होंने डेल्टा एन कैलकुलेट किया है जिसको बोला है En+1 माइनस En, और डेल्टा एन के बारे में पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है कि क्या ये कांस्टेंट है या फिर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज विथ एन, या फिर ये डिक्रीजेज विथ एन, या ये डिक्रीजेज विथ एन। ठीक है, या कांस्टेंट क्या है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में आपको एनर्जी आइगन वैल्यू En का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए पहले तो आपको ये चीज निकालना पड़ेगा, ये चीज। तो हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी आइगन वैल्यू कितना होता है, -13.6/n²। क्लियर है। Therefore En+1 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर n के केस में n² था तो n+1 के केस में यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, -13.6 ये n+1²। तो therefore डेल्टा n कितना हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन En+1 माइनस En, यानी कि -13.6 n² माइनस 13.6/n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो डेल्टा n यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा, -13.6/n² कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या क्या दोस्तों, -13.6 कॉमन आ जाएगा। तो बचा 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए -13.6 और ये क्वांटिटी, या फिर एक काम करते हैं माइनस को बाहर नहीं लेते हैं, सिर्फ 13.6 को बाहर लेते हैं। तो ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n² और n+1² एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। और देखिए क्या आने वाला है, n² को इससे डिवाइड करेंगे तो n² से n² कट जाएगा, बचेगा ये पूरा। और ये क्या है, n+1 का होल स्क्वायर है, ये प्लस, और यहाँ पे चूंकि माइनस ऑलरेडी है, प्लस n+1 का होल स्क्वायर से इस पूरा को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, बचेगा n² और यहाँ +1 है तो n² बन जाए n²। आशा करते हैं आपको एलसीएम समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा n = 13.6 एंड देन ये देखिए माइनस साइन बाहर में है और n+1 का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो n² + 1 + 2n, ये प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया और प्लस n² नीचे में क्या हो जाएगा, ये n² और n+1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट, ये देखिए यहाँ से ये -n² + n² कट जाएगा, ये माइनस इसको -1 बना देगा, ये माइनस इसको -2n बना देगा, यानी -1 - 2n और डिवाइडेड बाय ये n² और n+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया डेल्टा n। ठीक है। तो अब हम n = 1 पुट करके देखते हैं। तो डेल्टा n कितना आएगा, 13.6 -1 - 2 1 जा 1 और ये 1 का स्क्वायर और ये 1+1 का होल स्क्वायर। तो ये 13.6 और -1 - 2 बाई ये 1+1 2 का स्क्वायर 4 4 1 जा 4 और ये सॉल्व करके आइए 13.6 - 3/4। तो ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डेल्टा n जो है वो डिक्रीज करेगा अगर n इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, ये जो फैक्टर है आप नीचे देख रहे हैं n² × n+1 का जो स्क्वायर का जो फैक्टर है, क्योंकि ये चूंकि बड़ा है ऊपर वाला फैक्टर से, तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेंगे ये फैक्टर बड़ा होते जाएगा, तो ये जो डेल्टा n है ये छोटा होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे n इंक्रीज करेंगे ये फैक्टर इसके कंपेरिजन में फैक्टर बड़ा होते जाएगा, तो डेल्टा n छोटा होते जाएगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। यानी n जैसे जैसे बढ़ाएंगे डेल्टा n इंक्रीज करेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। डेल्टा n जो है दोस्तों डिक्रीज करेगा जैसे जैसे n बढ़ाएंगे, यानी कि विथ n। डेल्टा n डिक्रीजेज विथ n। क्लियर है। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेएनयू में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब ध्यान से देखिएगा। यूनिट डायमेंशन क्लास 11 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन एक h कट इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, h कट को क्या बोल रहा है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। और इसी को हम लोग यार क्या बोलते हैं, h कट को h/2 पाई।
क्लियर है, इसी को रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोल रहा है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसे सबको मालूम है लेकिन सिंबल का मतलब समझा देते हैं। एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट which of the following has the dimension of length। तब फिर ये बोल रहा है कि इनमें से किसके पास डायमेंशन ऑफ which has डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसके पास लेंथ का डायमेंशन होगा। ऑप्शन ए में है h क्रॉस g बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन बी में है रूट अंडर h क्रॉस c बाई 8 पाई g, ऑप्शन सी में है रूट अंडर h क्रॉस g बाई c का पावर 5, और ऑप्शन डी में है रूट अंडर h क्रॉस g बाई c का पावर 3। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो हम अपने को सबसे पहले h क्रॉस g और c का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो E इक्वल टू क्या होता है h म्यू, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई म्यू। एनर्जी का डायमेंशन होता है दोस्तों जो वर्क का होता है ml2t-2, ये C नहीं है ना, ml2t-2। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि इसका डायमेंशन होगा t का पावर -1, क्योंकि ये 1 बाई टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया देखिए m l2 और ये t-2 और +1 यानी t-1। दोस्तों जो h का डायमेंशन है वही h क्रॉस का डायमेंशन होगा, क्योंकि h और h क्रॉस में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी 2 पाई डायमेंशन लेस है। यानी कि जो h का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, वही h क्रॉस का भी होगा। ठीक है, तो h क्रॉस का भी इतना ही होगा। c क्या है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये तो स्पीड है, इसका यूनिट डायमेंशन आपको बचपन से ही मालूम होगा, LT-1 जो स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। जी को कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए देखिए जी निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप जी का डायमेंशन निकल जाएगा, जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, f का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन और डिवाइडेड बाई m1 का डायमेंशन इंटू m2 का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, LT-2 होता है आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर m1 m2 यानी कि ये मास का m हो गया और सेकंड मास का भी m हो गया, क्योंकि मास तो मास है दोस्तों, उसका डायमेंशन m ही होगा। दोस्तों इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना रहा है, यहाँ पे एक m है, नीचे 2 m है, तो ये m का पावर -1 ऊपर में हो जाएगा, l स्क्वायर और l का पावर 3 हो जाएगा और ये t का पावर -2। तो ये देख सकते हैं कि जो तीनों क्वांटिटी है हमने तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। h क्रॉस का यहाँ पे हो गया, ये c का हो गया और ये हमारा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, ये जी का हो गया। तीनों निकाल लिए हैं। अब देखना है ये 8 वगैरह कांस्टेंट होता है ना, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है, सी का पावर 5 है, 8 पाई 8 3 4 2 ये सब कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है। अब आपको एक एक करके चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से कि कौन सा सही है। क्लियर है, तो यहीं पे आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, h क्रॉस g बाई सी स्क्वायर। सॉल्व करके जो डायमेंशन आना चाहिए वो लेंथ का आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, यानी कि सिर्फ कैपिटल L बचना चाहिए सॉल्व करके। तो चलिए h क्रॉस का डायमेंशन रखते हैं, ये कितना है ml2t-1, g का डायमेंशन रखते हैं m-1 l3t-2 और c स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर t-2। c स्क्वायर है ना, देखिए c का कितना है दोस्तों LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो l का स्क्वायर t का पावर -1, तो दरअसल -1 का स्क्वायर +1 मत कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो l का पावर 1, तो 2 c स्क्वायर में ये c LT-1 है तो c स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर t का पावर -2, मतलब l2 t का पावर -2। ठीक है, क्लियर है, पावर से मल्टीप्लाई होता है, वो रियल वाला स्क्वायर नहीं होता है कि माइनस प्लस बन गया, ध्यान रहे। यहां से देखिए ये प्लस m माइनस m कट गया, l स्क्वायर कट गया, t का पावर -2 t का पावर -2 कट गया, तो बचा क्या L3 और t-1, क्या बचा L3 और t-1, यानी कि ये कुछ फिट नहीं हो रहा है, बचा क्या आपके पास L3 t-1, तो ये तो लेंथ का डायमेंशन नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ यानी कि L, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कौन बचा भाई,
नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा वो बी सी डी बचा। चलिए बी को ट्राई करते हैं। बी में रूट अंडर एच क्रॉस सी बाई 8 पाई जी। चूंकि 8 पाई तो डायमेंशन लेस है तो काम सिर्फ होगा अंडर रूट एच क्रॉस। एच क्रॉस का डायमेंशन कितना है दोस्तों, ml2t-1 है। सी का कितना है, lt-1 है। और नीचे में जी है, जी का कितना हो जाएगा m-1 l3t-2। तो ये आप देख लीजिए, ये mm कट गया क्योंकि सॉरी यहाँ से mm नहीं कटेगा। तो अगर m कटेगा नहीं तो आगे बात होगा ही नहीं, क्योंकि ये m का पावर -1 ऊपर जाएगा तो m का पावर +1, तो +1 और m का पावर ऑलरेडी +1 है तो एक m तो बच जाएगा ना। तो ये तो ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि h क्रॉस से और ये पाई जी खत्म हो गया, ये भी लेंथ नहीं देगा क्योंकि m बच रहा था, m बचना नहीं चाहिए। c में चेक करते हैं। c में है रूट अंडर h क्रॉस g बाई c का पावर 5। तो अंडर रूट h क्रॉस कितना है दोस्तों, ml2t-1, g कितना है m-1 l3t-2 और c का पावर 5, तो l का पावर 5, t का पावर -5। सॉरी, क्लियर है। lt-1 होता है c का, तो पावर 5 करेंगे तो l और t दोनों का पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे कट रहा है क्या, हाँ देखिए m का पावर -1, m का पावर +1, दोनों ऊपर में तो कट गया अपोजिट। l का पावर +3, l का पावर +2, l का पावर 5 हो गया और नीचे l का पावर 5 कट गया। तो ये देखिए बच रहा है l, तो बचा ही नहीं, तो l बचा ही नहीं तो ये भी खत्म हो गया। डायमेंशन का लेंथ मिलना चाहिए ना। और नेक्स्ट वाला में क्या है, h क्रॉस g बाई यहाँ पे क्या है c का पावर 3। ये चलिए हम यहीं पे इसको रब कर देते हैं, ये c का पावर 3 है। तो यहाँ पे c l का पावर 3 हो जाएगा और ये t का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस केस में डी, ऑप्शन डी के केस में m फिर से कट जाएगा, m+1 m-1, और ये देखिए यहाँ से L3 और L3 फिर से कट जाएगा और बचेगा ये t का पावर -3, तो t का पावर -2, t का पावर -1, ऊपर में t का पावर -3 और नीचे t का पावर -3 कट गया, तो बचा अंडर रूट l का पावर 2। तो ये l का पावर 2 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 बचा, तो यानी l बचा है ना। तो ये क्या बचा, डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी कि d क्या है दोस्तों, सही है। इसे हमको लग रहा था लेकिन आपको इसलिए करके दिखाएं क्योंकि इसको आप याद रख लीजिए। जेएनयू में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि अगर h क्रॉस g और c का रिलेशन रहे तो अंडर रूट h क्रॉस g बाई c क्यू जो है वो आपको लेंथ का डायमेंशन देता है। क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है, क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बात हो रहा है ना, T टेम्परेचर पे, जो कि कांस्टेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, V1 से V2। द एंट्रोपी चेंज पर मोल इज, एंट्रोपी चेंज पर मोल इज इक्वल टू व्हाट। एंट्रोपी चेंज पर मोल यानी कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एन हम करते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेल्टा एस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई टी होता है ना। ये याद रख लीजिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो आपको डेल्टा क्यू निकालना है। चूंकि इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपको मालूम होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू
तो ये 0 हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो जो भी डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। दोस्तों वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, nRT ln V2 by V1। ये आपका वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है, जो कंडीशन में ऑलरेडी दे रखा है V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस केस में जो वर्क डन होता है दोस्तों वो होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू nRT ln V2 by V1। ये आता कहाँ से है देख लीजिए, सिंस वर्क डन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ T dV, और आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से P निकाल लीजिए तो nRT by V, देयरफॉर W इक्वल टू P की जगह ये पुट कर दीजिए यहाँ पे दोस्तों, तो ये nRT by V और ये dV है ना, nRT कॉमन ले लीजिए तो ये इंटीग्रेशन dV by V, लिमिट है मान लीजिए V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो nRT dV by V का इंटीग्रेशन ln V और लिमिट है V1 से V2, लिमिट पुट कर जाइएगा तो ये आ जाएगा nRT ln V2 by V1। देखिए वर्क डन होता है, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो किसी भी तरह का इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा, तो चेंज कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया, और डेल्टा डब्ल्यू चूंकि nRT ln V2 by V1 होता है तो डेल्टा क्यू भी वही हो गया जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, यानी nRT ln V2 by V1। अब इक्वेशन 1 में डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इसको यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लियर है आपके पास, तो इस चीज को आप यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो अब देखिए डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा nRT ln V2 by V1 और डिवाइडेड बाय T, देखिए यहाँ से T कट गया तो ये कितना है डेल्टा S इक्वल टू nR ln V2 by V1। अपने को क्या चाहिए चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, यानी डेल्टा S बाय n, तो इस n को उठा के इधर ले आई, बचा उधर क्या R ln V2 by V1। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आज पुणे का इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में मुझसे पूछा गया था, तो हमने बताया भी था, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और इस पे फॉर्मूला बेस V2 V1 का वैल्यू देखिए, R का वैल्यू 8.314 होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैलकुलेट भी करा सकता है, न्यूमेरिकल या सीधा आपको पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, R ln V2 by V1 ऑप्शन ए क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट मैक का है, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो ये क्वेश्चन क्या कह रखा है कि इन ए 2 लेवल एटम द एनर्जी गैप इज E। एनर्जी गैप कितना है E है, 2 लेवल सिस्टम है ना, या 2 लेवल एटम सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब लेवल कितना होना चाहिए 2, और एनर्जी गैप दोनों के बीच में कितना है ये गैप ये है, इसका मतलब डेफिनेटली जो ग्राउंड स्टेट होगा उसका एनर्जी 0 होगा, और जो फर्स्ट एक्साइटेड होगा इसका एनर्जी E होगा, तभी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी E माइनस ग्राउंड स्टेट का 0 इक्वल टू E, यानी कि जो एनर्जी गैप है वो E है। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग लगाना है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होगा, चूंकि बोल दिया कि गैप इज E और 2 एनर्जी लेवल है, तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 0 होगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना होगा कैपिटल E होगा। क्लियर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आया होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेट का एनर्जी 0 और सेकंड का E। फिर आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट एट टेम्परेचर T विल बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम इन द फाइंडिंग इन द एक्साइटेड स्टेट at temperature T is। जब टेम्परेचर T होगा तो सिस्टम कितना टेम्परेचर पे है T टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे है ना, दोनों लेवल का टेम्परेचर T है पूरा सिस्टम का। तो कह रहा है कि जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा किसी क्षण किसी समय पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों किसी क्षण जो हमारा एटम है वो एक्साइटेड स्टेट पे, यानी कि ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि इस लेवल पे हमारा एटम किसी समय इस लेवल पे होगा, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू P ऑफ द ith, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड स्टेट इज इक्वल टू
E2 एक्साइटेड स्टेट सेकेंड लेवल मान लिए, तो E2 e टू द पावर माइनस E2 बाई KT डिवाइडेड बाय समेशन ओवर I एंड e का पावर माइनस EI बाई KT। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ समेशन है या समेशन नहीं है। अगर आप सेकंड स्टेट में एटम का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ सीधा एनर्जी होगा सेकंड लेवल का e टू द पावर माइनस सेकंड लेवल का एनर्जी बाई KT, और नीचे जो डिवाइड होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जिसको पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं वो डायरेक्टली होगा समेशन ओवर I e टू द पावर माइनस EI बाई KT, यानी जितना लेवल है सबके लिए चीज चलेगा। ठीक है, I 1 से अभी 1 और 2 होगा I का वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं। E2 सेकंड लेवल की एनर्जी कितना है, कैपिटल E है, e टू द पावर माइनस सेकंड लेवल की एनर्जी कैपिटल E बाई KT एंड डिवाइडेड बाई ये समेशन रन होगा दोनों पे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल के लिए EI e टू द पावर माइनस EI का वैल्यू फर्स्ट लेवल के लिए 1 बाई KT समेशन है, तो फिर प्लस e टू द पावर माइनस EI का वैल्यू क्या होगा 2 बाई KT। क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस E बाई KT, और ये नीचे में देखिए e टू द पावर माइनस E1 यानी फर्स्ट लेवल की एनर्जी जो 0 है, ठीक है ना, तो 0 बाई KT प्लस e टू द पावर माइनस सेकंड लेवल की एनर्जी कितना है दोस्तों, कैपिटल E है, तो कैपिटल E बाई KT। दिस इज E1 एंड दिस इज E2। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो कैपिटल E टू द पावर माइनस E बाई KT एंड डिवाइडेड बाय ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि e का पावर माइनस 0 होगा तो 1 बाई का पावर 0 यानी 1 बाई 1 यानी कि 1। ठीक है, तो बन जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस E बाई KT। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो ओके, सो ऑप्शन जो है हमारा इनमें से किसी के टर्म में मुझे नहीं दिख रहा है। हो हमने मिस कर दिया है। ओके, सो ऑप्शन डी होगा इसका। ये ऊपर में भी ये एनर्जी आई थिंक नहीं होता है ना, तो ये एनर्जी शायद नहीं होता है, मैं फॉर्मूला शायद सही लिखा हूँ, तो ये ई नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा एंड ऑफ कोर्स बाकी चीजें रिमेनिंग रहेगी, तो यहाँ पे ई नहीं होगा और आई थिंक ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा मुझे फिर भी अभी भी डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसको एक बार हम लोग फिर से रीचेक कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट वेट, आई थिंक लाइट कट गया, थोड़ा सा विंडो ओपन कर देते हैं ताकि कुछ लाइट आ जाए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन emitted from a cavity of volume V at temperature T has chemical potential equal to n is the number of photons emitted। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ब्लैक बॉडी, तो आपको मालूम है ब्लैक बॉडी से क्या रिलीज होता है, फोटॉन्स, है ना। तो पूछा था इन फोटॉन्स का केमिकल पोटेंशियल कितना होगा। केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, ऑप्शन दे रखा था n 0 1 बाई टी एंड टी में v बाई टी, जहाँ पे v क्या था, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ब्लैक बॉडी एक कैविटी होता है ना उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, और t क्या था टेम्परेचर, और n क्या था नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। दोस्तों आपको ये चीज मालूम होगा कि जो हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है, अभी देखिए ब्लैक बॉडी यानी फोटॉन, यानी कि ये बोस आइंस्टीन, आपको पिछला क्लास हम IIT JEM का जब स्टेटमेंट का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो बोस आइंस्टीन गैस होते हैं उसके अंदर फोटॉन्स आता है, क्योंकि ये बोसॉन्स हैं, तो इनके लिए जो म्यू होता है वो या तो वो नेगेटिव होता है या 0 होता है। आपको हम उस दिन लिखवाए भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ये पॉजिटिव है तो नहीं हो सकता है, पॉजिटिव है नहीं हो सकता है, पॉजिटिव है नहीं हो सकता है, तो ऑफकोर्स बचा क्या 0, तो 0 होगा। और इसे फोटोन का आप याद रख लीजिए, ये तो लॉजिक था। दूसरा कि फोटोन का जो केमिकल पोटेंशियल म्यू होता है
वो 0 होता है। केमिकल पोटेंशियल म्यू फोटोन के लिए कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आगे, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके सो फिर से एक बार यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट डायमेंशन। 5 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि h/e² जो है, h/e², जहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। पूछा है कि ये जो है इसका डायमेंशन, इस क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी में दे रखा है रेसिस्टेंस, सी में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी रो, दैट इज 1/रेसिस्टेंस। ठीक है, नो this is not 1/r. Resistivity rho is defined as rho is equal to r into l by a. No, r equal to rho into l by a. ठीक है ना? तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा? a into r by l. सो इस रो का बात कर रहा है। ठीक है, इस रो का बात कर रहा है, ऑप्शन डी में रो का बात कर रहा है, और उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है ना? ये आपको साइड में बात हो गया, जिसको आपको याद रखना है, इसी के थ्रू पे आपको काम करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको हमने h का डायमेंशन बताया था, ml2t-1, आई थिंक यही था, है ना? प्लैंक कांस्टेंट का भी आपको बताया था, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू q/t। तो चार्ज q का हो जाएगा I इंटू टी। तो I करंट है, इसका होता है ये एम्पियर, और ये T क्या है दोस्तों? टाइम है, तो इसका हो जाएगा T यानी AT। तो ये E का हो गया AT। तो यहाँ पे रख दीजिए h/e² मतलब ml2t-1 और e² मतलब a² t²। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ml2 t का पावर -2 और ये +2 पर जाएगा तो -3, क्योंकि ये -2 -1 ऐड हो जाएगा, और ये a का पावर ऊपर जाएगा तो ये a का पावर -2। तो ये देखना है अब आपको कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला ml2t-3 -2 ये किसके बराबर है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं। ठीक है, मैं गेस नहीं करूंगा, इसको आप अच्छे से देख लें। आई थिंक लाइट नहीं आ रहा है ना? तो फ्लैश ऑन कर ली क्या? चलिए, शायद नहीं होगा, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे आप खुद से, बहुत ही आसान है, और मिला लीजिएगा किसके बराबर होगा। क्लियर? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। ओके, बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोलने बार बार भूल जाता हूँ, क्योंकि आदत नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लगातार इस पे वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, ओके।